और उसके बाद खबरें विस्तार से। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपई सोरेन ने ली झारखंड के सीएम पद की शपथ। झारखंड के 12वें सीएम बने चंपई सोरेन। 2 विधायक बने मंत्री, हैदराबाद शिफ्ट हुए गठबंधन के विधायक। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी। चंपई सोरेन ने ली झारखंड के सीएम पद की शपथ। झारखंड के 12वें सीएम बने चंपई सोरेन। 2 विधायक बने मंत्री, हैदराबाद शिफ्ट हुए गठबंधन के सभी विधायक। 2 विधायक बने मंत्री, हैदराबाद शिफ्ट हुए गठबंधन के विधायक। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी। चंपई सोरेन ने ली झारखंड के सीएम पद की शपथ। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में ग्रहण किया पदभार। झारखंड के नए सीएम बने चंपई सोरेन। 2 विधायक बने मंत्री, हैदराबाद शिफ्ट हुए गठबंधन के विधायक। हैदराबाद शिफ्ट हुए गठबंधन के विधायक। 10 दिनों के भीतर चंपई सोरेन की सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है चंपई सोरेन ने, क्या कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, तमाम अटकलें झारखंड में थे। लगभग मान पिछले 72 घंटे से अधिक झारखंड में सियासत की रंग हर तरीके समय समय के अनुसार वो बदल रहा था और ये अब तभी अटकली पर विराम हो गया। अब राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए, चंपई सोरेन बन गए हैं और ये 12वें मंत्री हैं। तो इनके साथ आज राजभवन 12 बजे करीबन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ 2 मंत्रियों का, कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है। अब यहाँ से वो कुछ ही देर में वो राजभवन के बाहर निकल चुके हैं और अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे और ये संभावना ये भी जताई जा रही है कि वो सीधे वो कैबिनेट की बैठक करेंगे, यानी सचिवालय जाएंगे और सचिवालय में कैबिनेट की बैठक करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे कि अब जो पूरी सरकार स्ट्रक्चर जो बनना है उसकी जो संरचनाएं तैयार होनी है, इस पर पूरी तरीके से मंथन होगा। जी बिल्कुल अजय, इसके अलावा तमाम विधायकों की यदि बात की जाए तो जानकारी आप दे रहे हैं कि विधायकों के साथ बैठक होगी। इसके अलावा खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि हैदराबाद शिफ्ट किए गए हैं गठबंधन के विधायक। जी बिल्कुल, ये चूंकि किसी भी सरकार बनने के लिए कम से कम 3 का शपथ ग्रहण जरूरी होता, 3 कैबिनेट होना जरूरी है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक प्रक्रिया पूरा कर ली है। अब अगले वो कदम है उनका है कि कैबिनेट की बैठक वो करेंगे और करने के बाद आगे विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। अब इन सारे विधायकों को हैदराबाद ले जाना है, वही सारी मंथन होगा कि अब नए कांग्रेस के कोटे से या राजद के कोटे से या फिर जेएमयू के कोटे से कौन मंत्री पद होंगे, कौन सा फेरबदल होगा, कई नए चेहरे आएंगे। इन तमाम चीजों पर भी चीजें की चर्चाएं होगी। अब ये देखना होगा कि अब अगला कदम जो नए मुख्यमंत्री हैं वो नेतृत्व किस प्रकार तरीके से उनका नेतृत्व होता है कि वो विवाद ना हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए भी एक ख्याल रखते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि देखिए, झारखंड में हमेशा ये विवादों का रहा है, कुर्सी की लड़ाई रही है और हमेशा अस्थिरता रही है झारखंड में। आपके पिछले 12वें मंत्री हैं, मतलब समझिए कि झारखंड राज्य के 20 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन 12 से अधिक मंत्री को चुनना पड़ा है। ये इसी अस्थिरता के कारण झारखंड हमेशा राज्य की अस्थिरता को से झेलता रहा है। ऐसे में वो हेमंत सोरेन की जो नेतृत्व है, अब ये जो जेएमएम और कांग्रेस जो विश्वास किस प्रकार से खड़े हो उतर पाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी, 23 साल में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में, यानी कि 12 बार सरकारों का गठन और टूटन हुआ है। जिस तरह से आशंका लगातार जताई जा रही है और सुरक्षा को लेकर तमाम जो विधायक है वहां गठबंधन के, जिनको लेकर हैदराबाद शिफ्ट करने की खबरें आ रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम है और कब तक फ्लोर टेस्ट देकर बहुमत साबित करना होगा सरकार को? देखिए, अभी सारे विधायकों को राजकीय अतिथिशाला में ठहराया गया। जितने भी विधायक हैं जेएमएम से लेकर के कांग्रेस तक के सभी विधायकों को राजभवन राजकीय अतिथिशाला में बिठाया गया और ये सूचना ये मिल रही है कि अब तारीख को बाहर शिफ्ट किया जाएगा और वही सारी रणनीति तय होने के बाद फिर मंत्रिमंडल की गठन करके और ये शपथ दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल का गठन करके शपथ दिलाई जाएगी। तमाम विधायकों की जो बात की जा रही है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, किस तरह से कड़ी निगरानी रखी जा रही है और पार्टी अपनी तरफ से क्या कुछ कोशिश कर रही है कि तमाम विधायक उनके साथ ही रहें और कहीं कोई खबर ऐसी निकलकर सामने ना आए कि विधायकों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ?
जी बिल्कुल, जहां उनको ठहराया गया है वो पूरी सुरक्षा से लेकर किसी को मिलने की इजाजत नहीं गई। इवन है कि मीडिया को भी वहां सामने नहीं जाने की अनुमति दी गई है। उन तमाम विधायकों की फोन भी है, वो पूरी तरीके से बंद रखने को आदेश दिया गया है कि सारी फोन किसी से संपर्क में ना रहे और वो पूरी जो सरकार की गठबंधन का जो धर्म है उनको सही तरीके से पालन करे। यानी उनको अब जो चीजें तस्वीरें बदलने की, अब ये जल्दी से ये चाह रहे हैं कि 5 तारीख का जो तारीख होगा, यानी 3 दिन बाद होना है, 3 दिन के बाद वो अपने फ्लोर टेस्ट यानी राजभवन के सामने वो पूर्ण बहुमत सिद्ध करने के लिए समक्ष होंगे। अब ये देखना होगा कि इन तमाम चीजों के जो 3 दिन का जो समय बचा हुआ है, वो 3 दिन में वो किस तरीके से सारे विधायकों को वो किस प्रकार से मैनेज करेंगे, किस प्रकार से उनको मनाने की कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। 2 मंत्री आलमगीर आलम और भोक्ता के अलावा और किन नाम सामने आ सकते हैं जो चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, एक तो जेएमएम से कोई भी एक आ सकता है, जो उनके सोरेन परिवार यानी शिबू सोरेन के परिवार से कोई भी एक व्यक्ति आ सकते हैं। ये खबरें आ रही है, ये इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि डिप्टी सीएम की जो बात चर्चा चल रही थी, ये डिप्टी सीएम होना का भी आज शपथ ग्रहण होना था, लेकिन क्योंकि अंतर्कलह वाली बात सामने आई और ये आनन फानन में ये चीजों को बदलना पड़ा। और फिलहाल ही अब जो गठबंधन धर्म से जो निभा रहे, जो गठबंधन के पार्टी के जो विधायक है, उनको ही अभी शपथ ग्रहण करने की इजाजत दी गई है, उन्हीं से पर ही सहमति बनी है। अब ये पूरी चीजें बैठने के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, खबरें बसंत सोरेन और सीता सोरेन को लेकर भी सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं शिबू सोरेन के पसंदीदा हैं, तो क्या मंत्रिमंडल में दोनों में से किसी को जगह मिल सकती है? देखिए, अब ये चीजें सुबह ये घटना है कि जब वो डिप्टी सीएम बसंत सोरेन की जब बात आई, तो वो सीता सोरेन जो जमा की विधायक हैं, उनकी पुत्री शिबू सोरेन से यानी उनके अपने दादाजी से ये गुहार लगाने गए कि मेरी माँ बड़ी है, इस घर की सबसे बड़ी बहू है और इनको हक मिलना चाहिए। अगर डिप्टी सीएम की बात होती है या मंत्रिमंडल में अगर कोई बात बनती है, तो ये हमारी माँ को सबसे पहला स्थान दिया जाए, क्योंकि लगातार वो जमा से 3 बार विधायक बन चुकी हैं और लगातार जीती हैं और वो अपने क्षेत्र की मजबूत पकड़ रखती हैं। ऐसे में वो चाहती हैं कि हमारी माँ का भी सम्मान हो, क्योंकि उनके पति दुर्गा सोरेन का काफी झारखंड संघर्ष में उनका लंबा करियर रहा है, संघर्ष की राजनीति रही है। ऐसे में उनका मांगना जायज है उनकी पुत्रियों का। जी बिल्कुल। तो अजय, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, पारिवारिक रूप में भी कई दावेदार सामने आए थे, क्या चंपई सोरेन को मौका देने के पीछे यही कारण रहा है? बस इसी कारण की, ताकि चूंकि देखिए जेएमएम में भी कई लोग हैं जो इनसे सीनियर हैं, जैसे वो स्टीफन मरांडी हैं जो उनके सीनियर लीडर्स हैं, नलिन सोरेन है सीनियर लीडर हैं, लोबिन हेम्ब्रम सीनियर लीडर्स हैं। ये सारी लीडर्स जो हैं वो काफी लंबे समय से झारखंड की राजनीति कर रहे हैं, यानी शिबू सोरेन के साथ किसमें से वो राजनीति कर रहे हैं। तो उनको ना देकर के चंपई सोरेन पर विश्वास जताया गया है, क्योंकि वो बिल्कुल चूंकि हेमंत सोरेन ने का उनका विश्वास एक तरीके से हुआ कि ये पूरी पार्टी को आगे प्योर से ले जाएंगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो नेतृत्व है, वो अब कमान शिबू सोरेन पे है। अब इसके पहले वो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देख रहे थे। अब ये पार्टी को इनके साथ दो चुनौतियां हैं, एक तो सरकार चलाना है, दूसरी बात है कि पार्टी को भी उनको मजबूती के तरीके से खड़ा रखना, यानी किसी प्रकार से सरकार बनने की प्रक्रिया में कहीं टूट ना जाए, इसका भी संदेह उनको सता रहा है और इन दोनों को भी मैनेज करना पड़ेगा, इनसे फेस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी के बजट सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य प्राण प्रतिष्ठा सकुशल संपन्न होने की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। जहां उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र का शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। साथ ही अभिभाषण का मतलब बताते हुए कहा कि अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का दस्तावेज होता है। तय कार्य योजना के तहत सरकार ने पूरी तैयारी की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी विधानमंडल प्रदेश के 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का केंद्र है। पिछले 6 सालों से यूपी विधानसभा सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जाता रहा है। मैं विपक्षी मित्रों से अपील करूंगा कि माननीय सदस्यों की भावनाओं
को दलीय राजनीति से हटकर सकारात्मक केंद्र बनाने का अवसर दे। विधानसभा में सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। विश्वास है कि विरोधी दल भी विधानसभा को सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाएंगे और सही तथ्यपरक जानकारी को विधानसभा में रखा जाएगा। मैं सभी से सकारात्मक तौर पर विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने की अपील करता हूं। 500 सालों के बाद भव्य राम मंदिर से बने सकारात्मक माहौल का सभी लाभ उठाएंगे। यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा। बजट पर चर्चा होगी, माननीय सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के बारे में बना है, देश में, दुनिया में, उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे। हमने कल भी दलीय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर विधानमंडल की कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है। यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा। बजट पर चर्चा होगी, माननीय सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण। बदायूं के गौरव डेंटल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की जान चली गई है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि डॉक्टरों ने गलत दवाई दी है, जिसके कारण महिला की मौत हुई। वहीं हंगामे को देखते हुए डॉक्टर मौके से फरार हो गए। यहाँ इसके दांत में दर्द हो रहा था, लेके आए थे। किस जगह लेके आए थे, कौन से क्लिनिक? गौरव गुप्ता के यहाँ जी। यहाँ आके मतलब वो सही सलाम चल के आई थी। उसके बाद इन्होंने एक्सपायर गोली दे दी, वो रिएक्शन कर गई, तुरंत वो खत्म हो गई। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के किलौली चौराहे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां होटल व्यवसायी मानसिक विक्षिप्त युवक पर कहर बरसाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें होटल व्यवसायी मानसिक विक्षिप्त युवक को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी प्रकरण में हाईकोर्ट से मिली इजाजत के बाद पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने बनारस बंद का ऐलान कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को बनारस में मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही जुमे के दिन शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की अपील भी की गई है। बताया जा रहा है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम समाज में बंद का ऐलान किया है। हालांकि मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा का कड़ा पहरा कर दिया गया है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। समाज की संतुष्टि के अभियान के साथ हमें आगे बढ़ना है और संपूर्ण समाज के संतुष्टि का पुष्टि नहीं करनी है, बल्कि गरीबों के लिए की संतुष्टि के अभियान के साथ हमें आगे बढ़ना है और संपूर्ण महिलाओं की संतुष्टि का आधार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए
और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनी, आज वे योजनाएं 22 जनवरी के कार्यक्रम की आधारशिला बन रही है, जो राम राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का हिस्सा है। राम राज्य की कल्पना तो हम जब करते हैं इसी बात को लेकर करते हैं ना, कि जिसमें कोई अभाव ना हो, भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो, और पिछले 9-10 वर्षों के अंदर देश के अंदर योजनाओं का लाभ जिस रूप में प्राप्त हुआ, वो कल्पना करता था कि गरीबों के लिए आवास मिलेंगे। 4 करोड़ गरीबों के आवास बने देश के अंदर बिना भेदभाव के, और उनमें से ज्यादातर का मालिकाना अधिकार महिलाओं के हाथों में है। देश के अंदर आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए शौचालय, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, यानी इतने परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। नारी गरिमा तार-तार होती थी, लेकिन आज उनके पास अपने घर में व्यक्तिगत शौचालय भी है, हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी है। सदियों से चली आ रही व्यवस्था, एक गरीब का जहां पर आवास है, उस आवास का मालिकाना अधिकार उसको नहीं प्राप्त होता था। घर अगर टूट गया, दोबारा मकान बनाना चाहते थे तो गांव के दबंग उस आवास को बनने नहीं देते थे। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के अंदर हर उस परिवार को जिसका गांव में जहां आवास है, वहां का मालिकाना अधिकार का पट्टा भी उसे प्राप्त हो गया है, और यह पूरे देश के अंदर एक अभियान के रूप में हुआ है। पहली बार हुआ है। स्ट्रीट वेंडर के बारे में कोई नहीं सोचता था। एक स्ट्रीट वेंडर, ठेला, खोमचा, रेडी लगाने वाला व्यक्ति, लेकिन आज उसे ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होकर के आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग में अग्रसर किया गया है। किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था, पूरा खेती बाड़ी गहने सब बिक जाते थे, कोई पूछता नहीं था, सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेते थे। लेकिन देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को, यानी जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ करके उन्हें स्वास्थ्य के प्रति और संपूर्ण आरोग्यता के प्रति आश्वस्त प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना कर रही है। इन सभी योजनाओं को, चाहे वह जनधन से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक का हो, इन सब का केंद्र बिंदु अगर कोई रहा है तो देश की वह आधी आबादी रही है, जो अक्सर घर की विपन्नता का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी। हिंसा की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, चाहे वह घर के अंदर की हो या घर के बाहर की हो, या फिर किसी भी अन्य माहौल का सर्वाधिक शिकार कोई होती थी तो एक महिला होती थी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जहां पर हर व्यक्ति को न केवल सम्मान के साथ जीने की, बल्कि एक सुरक्षित माहौल में रहने की गारंटी भी है। और यह अभियान के क्रम में नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी उसी क्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। मुझे प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन को, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के कार्यक्रम को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर लेकर के, कई जनपदों में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और उन बड़े सम्मेलनों के माध्यम से एक उत्साह देखने को मिलता था, इस बात का उत्साह देखने को मिलता था
कि अब आने वाले समय में परिसीमन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल अब महिलाओं को विधानसभा और देश की संसद में पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। 33 सीट्स उनको प्राप्त होंगी ही होंगी। यह अब केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता बनने जा रही है, क्योंकि यही तो भारतीय संस्कृति कहती है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो देवताओं का निवास तो इसी रूप में होगा। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी गरिमा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए जो कार्यक्रम हुए, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना, उनका गौरव और सम्मान बढ़ा, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम हुए, तो प्रभु राम लला का विराजमान होना तो स्वाभाविक था ही। तो ये अपने आप में, वो कड़ी अपने आप में इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। एक बड़ा अभियान चला है देश के अंदर, पहली बार जिसको फोकस किया गया महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से या एनजीओ, महिलाओं से संबंधित एनजीओ के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करके